तो क्लास ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी का ये जो थर्ड चैप्टर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये सेकंड चैप्टर आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है। और मैंने अभी आपको बताया कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और कंट्री की जो डेमोग्राफी है इंडिया का, जो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, उसको समझना ज़रूरी था। पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किन में कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। और इसके साथ साथ ही उससे जुड़े हुए और भी दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरे जो मेजर्स हैं, वो चाहे बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, सेक्स रेशियो हो, या कोई भी चीज़ जो सेंसस से पॉपुलेशन से जुड़ी है, उसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो सोशियोलॉजी के दूसरे जो टॉपिक्स हैं और दूसरे जो मैटर्स हैं, जो इंडियन सोशियोलॉजी और इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनको समझना इजी हो जाएगा। और उस पर फिर अगर आप अपना कोई भी व्यू देना चाहेंगे, किसी प्रॉब्लम के लिए सलूशन निकालेंगे, तो वो ईज़िली निकल आता है। अदरवाइज़ की कंडीशन में आप चाहे पूरे कंट्री की बात करें, या अपने स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करें, या अपने आप गांव को ही ले लीजिए, विलेज को, आपको अगर वहाँ की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक से, तो फिर वहाँ की जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन आप नहीं दे पाएंगे। और ये काफ़ी कुछ हो सकता है कि अगर आप कोई सॉल्यूशन देते भी हैं, या कोई भी ऐसा सोशोलॉजिस्ट या कोई फिलोसफर या गवर्नमेंट का ही कोई ऐसा ऑफिसर कोई प्लान बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कोई प्रोजेक्ट तैयार करता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो सही साबित नहीं होगा और वो फेल हो जाएगा। उसका मेन रीज़न यही है कि जब तक आप किसी भी स्टेट, विलेज या किसी भी जगह की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को नहीं समझते कि वहाँ की जनसंख्या किस तरह की है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनका जो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड है वो कैसा है, किन किन कास्ट के, किन किन रिलीजन्स के लोग उसमें रहते हैं, इसको बिना समझे हुए आप उनके लिए प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के चैप्टर में फर्स्ट पेज में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई थी कि ये जो डेमोग्राफिक स्टडी है कंट्री की, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि जब कोई गवर्नमेंट या कोई पर्सन, कोई सोशोलॉजिस्ट, कोई प्लान मेकर जब डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाता है, प्लान बनाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले वो उन प्रॉब्लम को समझे, पॉपुलेशन के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनको समझे। उसके बाद जो प्लान बनाएगा तभी वो सक्सेसफुल होगा। तो अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर any individual person, either he is a sociologist or any plan maker or the government executive, or it may be the itself the government, the state government or the central government. So understanding of demographic structure and the features of census, it is important for everyone, and it is also important for the common citizens when they are talking about their problems, and also talking about the problems of community and their society. So for giving the plan or making the plan for the development of the society and the country, it is the first requirement, first essential requirement and feature, that everybody must be knowledgeable with the demography of a state, country or the region. Before understanding the demography, nobody can provide the proper solution. So after the learning and reading the second chapter, now we are entering just into the third chapter, and the second chapter will be very helpful
in the next coming chapters. Either it is the third chapter or the next coming chapters. The second chapter is very important and useful. So always keep all the informations in your mind and use the demographic informations during the study of next chapters and next topics. So the third chapter, that is named as Social Institutions, Continuity and Change. It is clear with this chapter's name that we are just going to read about the different social institutions. In class 11th, you have learnt and listened so many social institutions, just like the family, the neighborhood, villages, markets, festivals, religious practices, caste, marriage, and temples, and so many other social institutions. हम लोग पिछली क्लास में भी और ऐसे भी सुनते आते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं होती हैं। सोसाइटी अपने वर्क को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ फ्रेमिंग करती है, कुछ ऐसे रूल्स लॉस को लेकर के वो कुछ संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म कर लेते हैं जो रेगुलर वे में उन टास्क को, उन फंक्शंस को ऑपरेट करते रहते हैं। आप अगर हिस्ट्री को अर्ली मैन की स्टार्टिंग से देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स का पहली चीज़ तो कलेक्टिवलाइजेशन ही नहीं हुआ था। ह्यूमन तो वंडरर और गैदरर था, आपको पता है, हंटिंग गैदर उसका काम था। शिकारी और खाना बदोश मानव था। और वो जैसे दूसरे एनिमल फिरते रहते हैं, भाई हो सकता है जानवर कुछ झुंड में रहते हों, 2, 4, 5, 10 के झुंड में रहते हों, लेकिन उनका झुंड में रहने का एक कोऑपरेटिव मैटर होता है कि उनके ऊपर कोई अटैक न करे दूसरा जानवर, वो खतरों से बचे रहें। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स की तरह इतना वेरीफाइड, क्लासिफाइड और वेल डिफाइंड सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो केवल सरवाइव करते हैं, नेचर और दूसरे एनिमल्स के प्रोटेक्शन की वजह से ग्रुप में गैदरिंग करते हैं। बाकी उनको रिलेशंस की जानकारी नहीं होती। जैसे हम लोगों में होता है कि रिलेटिव्स होते हैं, हमारे माता पिता हैं, ये चाचा हैं, मामा है, मौसी हैं, नाना नानी, से बहुत सारे रिलेशंस हैं। ये जो रिलेशनशिप हैं और इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये एनिमल्स में नहीं होती। इंसानों की तरह वो भी ग्रुप में रह लेते हैं, लेकिन उनको ये सब नहीं पता होता कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी माँ है, वो मौसी है, मामा है, ये सब उनको ज़्यादा कोई, आपको वैसे ही पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में और अदर एनिमल्स में यही डिफरेंट है थोड़ा सा। ह्यूमन बीइंग इज़ अ थिंकिंग क्रिएचर हु कैन थिंक, हु कैन इमेजिन, who can make the vision for his future, and he can also imagine and make a vision for his past. तमाम जानवरों में इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा जीव है जो अपने पास्ट के बारे में भी सोचता है, जो निकल गया है समय, और फ्यूचर के बारे में भी वो प्लानिंग कर लेता, सोच लेता है। अदर एनिमल्स की जो थिंकिंग है वो सिर्फ प्रेजेंट तक रहती है, प्रेजेंट में भी लिमिटेड टाइम पीरियड में, बस खाने पीने भर की। अभी उसको भूख लगी है तो क्या खाना है, कहाँ जाना है, वो चारा दिख रहा, चलो खा लेते हैं। कोई दूसरा बड़ा जानवर हमला करने आ रहा तो चलो भाग लेते हैं। बस इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। आप कह सकते हैं कि एनिमल्स में प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होता है, लेकिन ये जो थिंकिंग एबिलिटी है ह्यूमन बीइंग की तरह, सोचने, समझने, विचारने की क्षमता, ये नहीं होती। तो ह्यूमन बीइंग की जो थिंकिंग स्किल है, इसने क्या किया है, ह्यूमन बीइंग को गैदरिंग के साथ साथ उसको सोशली और मोरली और हर तरीके से आप जितने भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियस बेसिस पर, सभी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है इसने, संस्थानीकरण कर दिया है ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग स्किल ने।
और इसी की वजह से है कि उसने आज से अगर आप ये जो सिविलाइजेशन का दौर था, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप इंस्टीट्यूशंस को देख पाएंगे जो आज से लगभग 10,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड आता है, मतलब लगभग 7,000 और 6,000 BC की आसपास का जो टाइम पीरियड है, जब ह्यूमन बींग्स ने एक जगह पर अपना सेटलमेंट स्टार्ट किया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लगभग 7,000 8,000 ईसा पूर्व के आसपास इंसानों ने अपनी बस्तियां बनाना शुरू किया और स्थायी तौर पर रहना शुरू कर दिया था। इसको सेटलमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने एक जगह पर स्थायी रहना शुरू किया और वहीं से ह्यूमन बींग्स का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू हो जाता है, संस्थानीकरण। और सही मायने में सोशलाइजेशन भी वहीं से स्टार्ट होता है। उसके पहले वो हंटर गैदरर था, ग्रुप में रह रहा था, लेकिन सोशलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये जो समाजीकरण है और संस्थानीकरण है, सोशलाइजेशन है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये उसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ जब ह्यूमन बींग्स ने सेटलमेंट स्टार्ट किया और पूरे वर्ल्ड की जो भी सिविलाइजेशन